नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ भारत के बावड़ी, जिसको कई नामों से जाना जाता है। बावली भी कहीं कहे जाते हैं, कहीं कल्याणी कहे जाते हैं, पुष्करणी कहीं कहे जाते हैं, बारब कहीं कहे जाते हैं, बाब भी इसका नाम है, वापी भी नाम है। इंग्लिश में बाउलीज भी कहते हैं, स्टेबेल भी कहते हैं। तो भारत के किन किन राजाओं और किन किन क्षेत्रों में यह बावली या बावड़ी बनाया गया था और उससे रिलेटेड कौन राजा थे, यह प्रश्न कई बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जितने पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, वह सभी विद्यार्थी इसको ज़रूर आद्योपांत देखेंगे। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि यह बावड़ी या बावली, कल्याणी, पुष्करणी, बारब और बाब और बापी, मैं एक बात आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक कहना चाहता हूं कि इसके बनाने वाले जो लोग थे, उसमें एक ही अ, अ, लोग थे जिन्होंने उस समय बनाया, जिस समय इसकी बहुत आवश्यकता थी। मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें ओड या ओड वंश के लोग इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाए और यह प्रमुख भूमिका इस तरह से निभाए कि अपने बाल बच्चों, परिवार और सगे संबंधियों के साथ जहाँ भी यह बावड़ी बनाई जाती थी, वहीं पर रह करके बनाते थे। यह ऐसे लोग थे जिन्होंने आप हम सबको आपको पानी पिलाया, जिसने हम सबको जीवन प्रदान किया। और वह इस कारण वह जो आपको बता दे रहा हूँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में यह लिमिटेड थे, वह पूरे देश में वह आपको चले गए। आज वह ओड और ओड वंश के लोग जो हैं, यह इसके बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि उस ज़माने के आज इंजीनियर इन चीफ या चीफ इंजीनियर वह लोग थे। और वह केवल वह वयस्क पुरुष और आपकी महिलाएं ही नहीं थी ओड वंश के लोग, बल्कि उनके बाल बच्चे सहित सभी इसको तन मन से और तन मन से ही नहीं, तन मन और प्राण से उन्होंने हम सबको पानी पिलाने का जो वादा किया था, वह पूरा किया। मैं सरकार से और अन्य स्वयंसेवी संगठनों से यह मैं जरूर निवेदन करूंगा कि ओड और ओड वंश के नाम पर इस तरह के पुरस्कार और इस तरह की पुरस्कार जरूर मिलनी चाहिए, जिससे जो आपको पानी के लिए जो काम कर रहे हैं, जो तालाब के लिए काम कर रहे हैं, जो नदियों के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों को जरूर सरकारी और गैर सरकारी रूप से यह होना चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए कि इन्होंने पूरे देश को यह पानी उपलब्ध कराया, जिस समय पानी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाया जा सकता। इसीलिए इन लोगों का जो आपका मुख्य रूप से ये लोग उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में थे, वह फैल करके राजस्थान में भी गए। इन्होंने आपको बता दिया है, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बतलाए हैं, आपको इनके बारे में, ओरनी के बारे में आपको बता दिए हैं। और आपको मैं ये भी बतलाना चाहता हूँ कि राजस्थान से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सभी जगहों पर यह घूम घूम के यह मनोनुकूल यह पानी को उपलब्ध कराया। इसलिए मैं उस समाज के प्रति
बहुत ही आपको उनकी धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। उनके कुछ व्यक्ति हैं जो हर हमेशा हमको भेजते रहते हैं मटेरियल और प्रेरित भी करते रहते हैं, जिसमें हमारे परम प्रिय अजेंद्र सिंह ओड हैं, जिनको ओड्र भी कहा जाता है। उनको बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद, जो हमेशा हमको प्रेरित भी करते रहते हैं। इसके अलावे अजय राजू जी हैं, चंद्र प्रकाश ओड भी हैं, जो बहुत सारी सामग्रियाँ हमको उपलब्ध कराते रहते हैं। उनको भी बहुत-बहुत सहर्ष धन्यवाद धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और इसके चलते बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध आप सबको हो रही है, क्योंकि यह जो है एक राजा नहीं, कई राजाओं के द्वारा यह किए गए थे और इन लोगों का जो तन मन और प्राण से जो अर्पण था, मीन्स प्राण, पिछले वीडियो में मैंने आपको देखा ही कि एक महिला किस तरह से ओढ़नी जो थी, वह अपना प्राण का न्योछावर देकर प्राणोत्सर्ग करने के बावजूद वह जो है अपना काम और अपने वंशज को यह प्रेरित करती रहे कि पानी पिलाना सबसे बड़ा परम कर्तव्य है, और वह आज भी लोग करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, इन लोगों को प्रेरित और करना चाहिए और इनके सम्मान में ज़रूर सम्मान स्थापित करना चाहिए, चाहे सरकारी स्तर पर हो, चाहे आपको निजी स्तर पर हो। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। बावड़ी और बावली जो कल्याणी, पुष्करणी, बारह बाब और बापी के नाम से जाने जाते हैं, उसके बारे में आज विस्तार से मैं बतलाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो भारत है, जो कला, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और पर्यटन की बात को अगर हम नज़र रखते हैं, तो आपको हमेशा 2 बातें याद होती है कि अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारे पुराण ग्रंथों में यह वर्णित है। और अतिथि देवो भव के साथ 1 ग्लास पानी हम ज़रूर पिलाएंगे, यह सबका हम लोगों का परम कर्तव्य होता है। और वसुधा के जितने भी लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम लोगों ने दिया है, और इसके कण-कण में आपको क्षण-क्षण में, कदम-कदम पर ऐतिहासिक स्थल आपके हमारे देश में बिखरे हुए हैं, जो विजय स्तंभ, कृति स्तंभ, महल, मीनारें आपको हर जगह उपलब्ध है। हर जगह बावड़ी, बावली मिलेंगे, और यह जो है आपको मैं आपको बता रहा हूँ, यह स्थल जो है धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व को तन-मन से झंकृत ही नहीं करते हैं, बल्कि इस चीज़ को हम संभाल करके, संजो करके रखते हैं अपने मन मस्तिष्क में, और हम वीडियो बना करके, हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर करके, हम वस्तु स्थिति को प्रोवाइड करके, हम अपने बच्चों को ज्ञान, सम्मान और संस्कार की शिक्षा देते हैं कि अतिथि देवो भव का जो हमारा नारा था, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा था, यह नारा आज भी जारी रहे। मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें एक व्यक्ति की चर्चा बहुत ज़रूरी है, वह है अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, साहित्यकार भी हैं, क्योंकि इनकी जो बातें हैं वह रियली में बहुत महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में, क्योंकि पानी का स्तर घटते जा रहा है, और यह जो है हम लोगों के लिए बहुत बड़ी यह अपनी लेखनी से, अपने प्रयास से यह काम कर रहे हैं अनुपम मिश्र जी। इनकी 2 पुस्तकें बहुत ही अच्छी है, राजस्थान की रजत बूंदे और आज भी खड़े हैं तालाब। आपको प्रभात प्रकाशन से, प्रभात प्रकाशन जो है से मैं काफ़ी नज़दीक से जुड़ा हुआ हूँ, और इनके कई लोग जो हैं मेरे काफ़ी करीबी हैं। मैं जानता हूँ कि यह साहित्य इसमें भी है,
कहानी भी है और सबसे बड़ी है कि पानी की जो बूंदे हैं वह आपको आजकल समझिए कि हमारे रजकण में रसान्वित है और यह रसान्वित करने वाले हमारे जो हैं अनुपम मिश्र जी की जो अनुभूति है, जो लेखनी है, हमको रसान्वित करती है। मैं एक बात आपको बतलाना चाहता हूँ कि यह जो हमारी संस्कृति और इतिहास में भी इसकी चर्चाएँ हैं, क्योंकि आपको बता दे रहे हैं हड़प्पा नगर में हमारा जो आपको जल प्रबंधन की जो व्यवस्थाएँ थी वह बहुत ही बेहतर थी। उसके बाद हमारा पूर्व मध्यकाल हो, मध्यकाल में भी जल संचयन की बहुत बढ़िया व्यवस्था हमको दिखती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैन साहित्य हो, बौद्ध साहित्य हो, उसमें नहरों, तालाबों, बाँधों, कुओं, बावड़ियों एवं झीलों का विवरण मिलता है। इवन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जल प्रबंधन का उल्लेख मिलता है। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के जूनागढ़ अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भी सुदर्शन झील और कुछ वापियों के निर्माण का वर्णन है। मैं आपको बताता हूँ यह बावड़ी जो है सर्वप्रथम हिंदुओं द्वारा जनोपयोगी शिल्पकला के रूप में विकसित किया गया था और यह बावड़ी जो है बनाने का काम जो है समझिए कि आज इंजीनियर और चीफ इंजीनियर ओड्र जाति के लोग रहे हैं। इनका भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है आपको मुस्लिम शासकों ने भी इसको अपनाया। बाबरी निर्माण की परंपरा जो है कम से कम 6ठी शताब्दी में गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग से आरंभ हो चुकी थी और इसमें ओड्र जाति के लोग, ओड्र वंश के लोग का बहुत बड़ा योगदान है। धीरे धीरे यह निर्माण कार्य उत्तर की ओर विस्तार करते हुए राजस्थान में बढ़े। बाबरी निर्माण का कार्य 11वीं सदी से लेकर 16वीं सदी में अपनी पूर्ण चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। मैं इससे संबंधित कुछ ग्रंथ भी आपको के बारे में बतलाना चाहता हूँ। सम्रांगण सूत्राधार जो है धार के महाराजा भोजकृत है। अपराजिता परीक्षा है, मंडन सूत्राधार हैं और आपको मंडन सूत्राधार जिसको सुथार भी कहा जाता है, ठीक है ना। राणा कुंभा के वास्तु शास्त्री होते हैं और उनके द्वारा जो बहुत सारी पुस्तकें आपको लिखी गई है। मैं आपको बतला रहा हूँ, यह बराबर पूछे जाते हैं। मंडन सूत्राधार जिसको सुथार भी कहा जाता है, राणा कुंभा के वास्तुशास्त्री थे। उनके द्वारा अनेक पुस्तकें की रचना की गई जिसमें राजवल्लभ है, राजवल्लभ वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र है, शिल्प मंडन है, सार है, वास्तु मंडन है। आपको रूप मंडन जैसे कालजयी पुस्तकों का निर्माण हुआ है और इन्होंने वापियों के निर्माण का महत्व उसकी तकनीक, नाप जोख से लेकर के इसकी उपयोगिता और ये वास्तु के अनगिनत पृष्ठ लिखे गए हैं इन सारी पुस्तकों में। आप जान ही रहे हैं, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि धार के महाराजा भोजकृत सम्रांगण सूत्राधार बहुत महत्वपूर्ण है और मंडन सूत्राधार जिनका नाम है मंडन सूत्राधार और उसका सूत्राधार के जगह सुथार भी कहीं कहीं आपको देखने का मौका मिलेगा, जो राणा कुंभा के वास्तु शास्त्री हैं। और यह जो है कुंभलगढ़ में इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था और उनकी जो चारदीवारी थी वह चाइना के दीवार के बाद यह दूसरी है, क्योंकि यह एक शहर की चारदीवारी थी और इसमें इन्होंने जो वास्तुशास्त्र का जो प्रयोग किया है बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। मैं आपको बता रहा हूँ बावड़ी क्यों बनाए जाते थे। तो बावड़ी जो है जल प्रबंधन के लिए ही नहीं, जल की
पानी आप जान ही रहे हैं, घरेलू आवश्यकताओं में जल का हर एक क्षण प्रयोग है। इसका तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो जल प्रबंधन के लिए यह किया जाता था मुख्य रूप से, लेकिन इसमें जो है आपको कई ऐसी बावड़ी हैं जो हमारी बीमारियों में भी बहुत उपयोगी है। जैसे आपको बता देते हैं, मंदसौर के पास भादवा माता की बावड़ी में नहाने से लकवा दूर हो जाता है। सवाई माधोपुर की एक बावड़ी भी चर्म रोग ठीक करने में सहायक है। इस तरह से कई तरह के औषधियों की इसमें मिलावट होने से हमारे पेट की बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक करते हैं। या आपको इसलिए बावली का बहुत उपयोगिता है। आइए मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि मुख्य रूप से आपको दिल्ली, गुजरात, राजस्थान वगैरह आपका पानी से प्रभावित है, और आप जान ही रहे हैं पानी की आवश्यकता इन सब जगहों में बहुत ज़्यादा थी। यूपी में भी कुछ जगह पर है। मैं उन सब पुरानी बावली की चर्चा करूँगा जो दिल्ली में है। मैं सबसे पहला यहाँ पर आपको अग्रसेन की बावली जो यहाँ पर दिखाई जा रही है, आपको चित्र में आप देख रहे हैं, यह कई मंजिल होते थे और बड़ा ही अनोखा वास्तुशिल्प का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और ये वास्तुशिल्पी जो लोग होते थे, उड्र वंश के लोग होते थे। इसको ध्यान में रखिएगा, समझिए। यह आज के चीफ इंजीनियर, इंजीनियर इन चीफ जो अपने अपने विभाग के हैं, वह भी इतना नहीं कर पाएंगे जो वह कम संसाधन में, उस समय संसाधन कम थी, और उसमें क्योंकि उसमें उन्होंने तन मन और प्राण इसमें समर्पित कर दिया, आत्मोत्सर्ग कर दिया, जिसके चलते आज भी इतने दिन हो गए हैं, लेकिन आज भी यह लगता है वापी वापी बोलता है। वापी जल प्रबंधन करता है और जल को प्रोवाइड करता है। जीवन प्रदायिनी यह जल स्रोत है। आइए मैं अग्रसेन बावली दिल्ली, इसका निर्माण महाभारत काल की में हुआ है। महाराजा अग्रसेन नामक अग्रोहा के द्वारा किया गया था। और यह जो है 14वीं शताब्दी में इसे अग्रवाल समुदाय जो इनके वंशज अपने आप को मानते हैं, उन्होंने फिर से उद्धार किया, इसको फिर से इसको रिनोवेट करवाया। इसका पुनर्निर्माण वैसे तुगलक वंश, लोदी वंश के दिल्ली शासन के दरमियान भी किया गया था। यह बावड़ी महिलाओं के लिए भी बनाई गई थी। महिलाओं के लिए अलग आपको अलग-अलग रूम की व्यवस्था की गई थी। कपड़ा बदलने के लिए, स्नान और पानी पीने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। इसकी आपको लंबाई जो है 60 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है। 100 से अधिक सीढ़ियाँ हैं जो आप यहाँ पर नीचे जल स्तर तक आप जा सकते हैं। आप यहाँ पर नीचे जल स्तर तक जा सकते हैं। यह आपको दिखाई आपको पड़ेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह आप देख रहे हैं, यह नीचे आपको यह जल स्तर आपको मिलेगा। यह 60 मीटर लंबाई है, 15 मीटर इसकी चौड़ाई है, 100 से अधिक सीढ़ियाँ हैं, इसमें आप समझ सकते हैं। चट्टानों और पत्थरों के उपयोग करके पूरी संरचना मलबे की चिनाई से बनाई गई है। बावड़ी का आयताकार आकार इसे दिल्ली के अन्य बावड़ियों से अलग करती है। गोल जलाशयों के रूप में बनाया गया था। इसको आपको बता देते हैं। यह जो है आपको यह आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, गोल जलाशयों के रूप में बनाया गया था। यह दिल्ली के कुछ बावड़ियों में से एक है जहाँ एक ही सीढ़ी देखने को मिलती है, एक ही सीढ़ी को देखने को मिलती है। और जितने नीचे आप जाएंगे, इससे आप जितने नीचे आप जाएंगे तो आपको क्या होगा, ठंडक महसूस होगी। मीन्स नीचे
तापमान में गिरावट आप देखेंगे। तो यह एक बहुत ही अच्छी अग्रसेन की बावली है, दिल्ली में आज भी है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आप इस पर्व के मौके पर गर्व मना सकते हैं। अनंगताल बावली और गंधक की बावली दिल्ली है। यह आपको अनंगताल बावली यहाँ आपको दिखाई पड़ रही है, आप देख रहे हैं। अनंगताल बावली जो है यहाँ पर आपका दिखाई पड़ रही है और आपको यहाँ पर है गंधक की बावली यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। मैं इसलिए आपको अभी इसके बारे में बता रहा हूँ कि अनंगताल बावली जो है, अनंगताल बावली दिल्ली में है और यह कुतुब मीनार के पास है। 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजपूत राजा अनंगपाल द्वितीय ने बनाया था। अलाउद्दीन जब अलाई मीनार बना रहे थे, उसमें मोर्टार के लिए इस बावली का पानी का प्रयोग किया था, जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, आज भी देख रहे हैं इसमें जबकि यह थोड़ा टूटी-फूटी अवस्था में है, लेकिन आज भी यहाँ पर पानी आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद गंधक की बावली है दिल्ली में। यह शमसी वंश शम्सुद्दीन इल्तुतमिश 1200 से 1236 ईस्वी में यह प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए बनाया था। यह बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं आपको बार-बार कहना चाहता हूँ, यह बावली आपके बहुत ज़रूरी है कि कोई भी सुल्तान हो, राजा हो, महाराजा हो, वह क्या-क्या योगदान किए आम जनता के लिए और उस ख़ास कर के यह जो स्थापत्य में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जनरल प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इन्होंने जो किया है वह कौन किया है। तो गंधक की बावली, इसमें गंधक का बावली इसलिए कहा जाता है कि इसमें आपको कोई भी आदमी इसका प्रयोग करेगा तो बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर चर्म रोग, गंधक बावली इसलिए कहा जाता है, चर्म रोग की बीमारियां इससे ठीक होती थी। और यह बहुत बड़े सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए इल्तुतमिश ने बनवाया था और यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कितना बढ़िया बनाया गया है, कितना सलोना है, क्या आपको देख करके मन ठहर्ष आ जाता है और मन करता है देखते रहे इनकी कलाकृतियों को। और वह कलाकृतियों के प्रेरक तत्व और बनाने वाले जो इंजीनियर थे, उस समय इंजीनियर पद तो नहीं था, लेकिन बनाने वाले जो मेहनत करने वाले, एक-एक इंच और एक-एक ईंटा का जोड़ने वाले उद्रवंश के लोग ही थे, जिन्होंने इतनी बड़ी हम लोगों के लिए ईंट जोड़ करके पानी उपलब्ध कराया है। आज जो हैं हम लोग उनके लिए एक सम्मान का व्यवस्था नहीं करते हैं। यह हम लोगों को सोचने की बात है और इस पर ज़रूर ही चिंतन मंथन करना चाहिए। 5 मंजिल है, यह आपका 5 मंजिल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर यह जो है आपका गंधक की बावली जो है आपको 5 मंजिल है। 5 मंजिल है, आप देख रहे हैं 5 मंजिल है, यह आपको दिखाई पड़ रहा है। यह आपको दिखाई पड़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 5 मंजिल है। 5 मंजिल यह है आपको दिखाई पड़ रहा है, 39 फीट चौड़ा है यह गंधक की बावली। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए भी है कि आपको शमसी वंश के शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, राजोन की बावड़ी दिल्ली है। यह मेहरौली दिल्ली के पास अवस्थित है और मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, बार-बार कहना चाहूँगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्यान इसलिए रखेंगे कि इसको आपको यह जो बनाया गया है सिकंदर लोदी के द्वारा 1526 ईस्वी में बनाया गया। देखिए इसकी कलाकृति जो है एक अलग आपको दिखाई पड़ रही है।
आपको हर एक बावली बनवाने वाले जो लोग थे, भले ही यह राजा या सुल्तान अलग-अलग हों, लेकिन यह उद्रवंश के जो लोग थे, उन्होंने अपने श्रम से, अपने तन, मन और प्राण से बनाए थे और अलग-अलग रूपों में और एक नई चीज़ देते रहते थे। इसका मतलब है कितनी गहरी उनकी ज्ञान थी और वह आपको लोकेशन वाइज़ अलग-अलग थे, क्षेत्र वाइज़ अलग-अलग थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह मेहरौली दिल्ली में स्थित है। यह जो है मेहरौली पुरातत्व पार्क के चारों ओर बिखरे हुए स्मारकों की खोज कर रहे हैं, तो यह बावली आपको मिल जाएगा, राजोन की बावली। एक्चुअली यह जो है राजोन जो है, राजोन जो यह बनाने वाले लोग थे, उन्हीं के नाम पर राजोन, ठीक है ना? और यह एक व्यक्ति नहीं थे, जो कई व्यक्ति थे। मैंने आपको कई बार बताया है कि उद्रवंश के पूरे परिवार सहित थे, लेकिन वह उद्र की बावली नहीं लिख करके राजोन की बावली कर दिया गया। इतिहास पर इस पर मंथन करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए, लेकिन जो काम करने वाले लोग थे, उन्हीं के नाम पर राजोन, राजोन मीन्स राजा के द्वारा नहीं, राजोन मीन्स जो काम करने वाले लोग थे, इसके बनाने वाले लोग थे, उसके नाम पर यह बावड़ी है। यह तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी नामकरण ज़रूर चेंज करना चाहिए, उद्र की बावड़ी होनी चाहिए मेरे समझ से। मैं आपको बता रहा हूँ 1516 में मैंने आपको बताया है कि सिकंदर लोदी जो थे, लोदी वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे योग्य शासक थे और वह दौलत खान लोदी के द्वारा राजमिस्त्री और राजमिस्त्रियों के उपयोग के लिए बनवाया गया था। राजमिस्त्रियों के लिए, राजमिस्त्री में और भी कई तरह के बिल्डिंग का निर्माण हो रहे थे और यह जो है राजमिस्त्रियों के लिए बनाया गया था, जिसको राजोन कहा जाता था। यही शब्द जो है राजोन की जगह उद्र होना चाहिए था, लेकिन अब यह नाम पड़ गया है। इसमें इतिहासकार और बुद्धिजीवी लोग आगे आएंगे तो जरूर होगा। निज़ाम खान सिकंदर लोदी, मैं आपको बता रहा हूँ कि यह 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी के मरने के बाद 9 पुत्रों में ये तीसरा सबसे योग्य पुत्र निज़ाम खान सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली गद्दी पर 16 जुलाई 1489 में बैठे और इनकी माता ज़ैबनद सुनार की पुत्री थी। मैं आपको बतला रहा हूँ, इन्हीं के द्वारा सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाया गया था और यह 4 मंजिल है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। 1, 2, 3 और यह 4 मंजिल आपको दिखाई पड़ रहा है और ये बावड़ी के केंद्र में आप देख रहे हैं, एक आपको कुआँ दिखाई पड़ रहा है जिसमें पानी रहता था। तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि यह जो है मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यह राजमिस्त्री और के लिए बनाया गया था और राजमिस्त्रियों के द्वारा बनवाया गया था। भले ही सुल्तान सिकंदर लोदी हों, लेकिन इसीलिए इसको राजोन कहा गया। लेकिन वह सभी जो थे, आपको मैं कई बार बताया हूँ कि उद्र वंश के लोग थे और यह जो है उद्र या ओड भी कहे जाते हैं। यही पूरे देश में फैल करके बनवाए। इसलिए आप देखेंगे दिल्ली में जो उद्र और ओड लोग हैं, वह सभी इस काम के इंजीनियर और चीफ इंजीनियर थे। इसलिए आप देखेंगे इस वंश के बच्चे इंजीनियरिंग के मामले में काफ़ी आगे रहते हैं। आज भी यह देखने को मिलेगा आपको। मैं आपको बता रहा हूँ औरंगज़ेब की बावली, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि औरंगज़ेब के द्वारा यह बनवाई गई थी। मैं इस संदर्भ में एक बात आपको कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आजकल
पानी के लिए हर शहर में, विशेष करके दिल्ली, गुजरात और आपको रेगिस्तान राजस्थान जिसको कहा जाता है, क्षेत्रों में तो विशेष करके, और भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की किल्लत है। अब तो हर शहर में पानी की किल्लत होने जा रही है, क्योंकि लेवल जो है पानी का बहुत कम होते जा रहा है। तो आने वाले समय में हर जगह इस तरह की बनाई जाएगी, यह भी हमको दिखाई पड़ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक किताब है, आदित्य अवस्थी जी की किताब है, और अवस्थी जी आप देख रहे हैं कि यह चित्र भी दिए हुए हैं पुस्तक में, और उन्होंने लिखा है नीली दिल्ली, प्यासी दिल्ली। जो नीली दिल्ली और प्यासी दिल्ली इनकी पुस्तक का नाम है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी इसका शीर्षक दिया है। यह प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और किताब में हमने आपको बताया है कि अनुपम मिश्र जी की जो पुस्तकें हैं वो भी पूछे जाते हैं, और इसलिए उन्होंने इसकी पुस्तक में औरंगजेब की बावली का भी जिक्र किया है। और यह बहादुर शाह द्वितीय के महल के पश्चिम में करीब 36 फीट की दूरी पर बताया जाता है। हालांकि अब इस 130 फीट लंबी और 36 फीट बावली का नामो निशान नहीं है। इसका प्रयोग सरकारी ज़मीन के रूप में कागजों पर दर्ज किया गया है, लेकिन यह औरंगजेब की बावली यहाँ पर अब टूटी फूटी, अब तो अगल-बगल के लोग इसको कैप्चर कर लिए हैं। तो यह जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, औरंगजेब की बावली। यह आपको मैंने सारी चीज़ बता दिया है। यह बहुत ही जीर्णावस्था में आ गया है, लेकिन औरंगजेब ने भी बनवाई थी। तो जो शासक बनवाए थे उसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछे जाएँगे आपको प्रश्न में, और आप जान ही रहे हैं आपको आजकल पानी की बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। अनुपम मिश्र जी, आदित्य अवस्थी जी, आपको वाटरमैन ऑफ इंडिया आप जान ही रहे हैं, राजेंद्र सिंह, जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला। इन लोगों का प्रयास है कि पानी की किल्लत और आने वाले समय में जो पानी की महत्व के बारे में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा, और आज से ही प्रयास ही नहीं किया है, कई सालों से ये लोग लगे हुए हैं। और इसलिए आपको यूपीएससी और बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में खूब पूछे जा रहे हैं, लेकिन इस पर बहुत ही कम सामग्री उपलब्ध थी, इसलिए मैंने इसको वीडियो बना करके आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो बहुत ही उपयोगी है। और यह एक राजा के व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व पर भी चर्चा होगी, तो उसमें भी आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। और यह अलग टॉपिक करके हम एक जगह सारे संकलन को एक जगह रख करके आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए, मैं आगे आ रहा हूँ। दिल्ली में और भी है, निज़ामुद्दीन दरगाह की बावली है, बाबरी पीर गायब है, बावली कोटला फिरोज शाह है, उसको हम बतला रहे हैं। दिल्ली की बावलिया में आपको वैसे तो कई है, बावली निज़ामुद्दीन की दरगाह, वजीराबाद का गुंबद, बावली पीरगाह, बावली कोटला फिरोज शाह, द्वारका बावली, पालम की बावली। इस तरह से आपको 12 हिंदू राव की बावली आपको यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आर के पुरम बावली, अरब की सराय बावली, पुराना किला बावली, तुगलकाबाद किला बावली, तुगलकाबाद पैलेस एरिया, कई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहता हूँ, जिसमें निज़ामुद्दीन दरगाह की बावली बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक आस्था के प्रतीक इस बावली में कुछ साल पहले तक गंदा पानी बहाया जाता था, मगर आगा खां ट्रस्ट ने मेहनत की और झुग्गियों को यहाँ से हटवाया, बावली का संरक्षण करवाया, बावली का स्रोत खुल गया। अब इस बावली में बहुत पानी नहीं है। कहा जाता है कि इस बावली को निज़ामुद्दीन औलिया ने बनवाया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। निज़ामुद्दीन औलिया बहुत बड़े सूफी संत थे, और यह जो है एक तरह से धार्मिक रूप से
भी यह बहुत महत्वपूर्ण है और निज़ामुद्दीन औलिया साहब ने बनवाया था, यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको एक बात, एक कहानी भी बतला देते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह में एक ऐसी बावड़ी थी जिसके पानी से दिए जल उठते थे। 700 साल पहले जब गयासुद्दीन तुगलकाबाद के निर्माण में व्यस्त था, तब श्रमिक हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए काम करते थे। तुगलक ने जब तेल की बिक्री की रोक दी, तो श्रमिकों ने तेल की जगह पानी से दिए जलाए और बावड़ी का निर्माण किया। मीन्स यह ऐसी आपको करिश्मेटिक या इतने महत्वपूर्ण या और इतने धार्मिक दृष्टिकोण से थे कि उस पानी से दिए तक जलाए जब तेल की कमी हो गई। यह कितनी बड़ी चीज़ें हैं, इसको इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। बावली पीर गायब दिल्ली है, इसको फ़िरोज़ शाह तुगलक, तो आप जान ही रहे हैं कि उन्होंने कई तालाब और कई बावड़ी का निर्माण करवाया था। और यह जो है आपको फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय में 1351 से 88 के बीच में यह बावली पीर गायब बना था और ऐसी मान्यता है कि इसमें फ़कीर संत के लिए बनवाया गया था, इसलिए बावली पीर गायब कहलाता है। यह बावली हिंदू राव अस्पताल के परिसर के कोने में स्थित है। यह बावली में पानी अब बहुत कम है। बावली कोटला फ़िरोज़ शाह दिल्ली, ये भी फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय 1351 से 1388 में बनवाया गया था। यह बावली किला के अंदर है। यह बावली गोलाई से बनी हुई है, इसमें पानी है मगर पानी कम होता जा रहा है। यह पानी कम होता जा रहा है क्योंकि सेडिमेंटेशन होने से और उसकी संरक्षण नहीं होने से पानी कम होता जा रहा है। लेकिन एक समय में इस सारे बावली का आपको मैं बता दे रहा हूँ, जिस तरह से पानी का लेयर घटते जा रहा है, इन सब का सदुपयोग होगा आने वाले समय में, तब इन लोगों की नज़रें जाएगी सरकार के और आम आदमी को। उस समय जिस समय बावली बना था, यह बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण था। जीवन के हर एक क्षण पर यह काम होते थे, लेकिन आज लोग इसको विस्मृत कर चुके हैं। सरकार भी इस और स्वयंसेवी संगठन भी विशेष ध्यान नहीं दे रही है। इस पर सबकी नज़रें इनायत होनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आइए मैं आपको बता रहा हूँ द्वारका बावली, पालम की बावली, वाड़ा हिंदू राव की बावली दिल्ली बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको उसी पर आपको अभी चर्चा करूँगा। यह बावली सब जो है बहुत ही उपयोगी है। जिस तरह से पानी की किल्लत हो रही है, यमुना की पॉल्यूटेड रिवर में वर्ल्ड में इसका नाम होते जा रहा है, तो इस बावली का प्रयोग जल स्रोत के रूप में आपको काफ़ी उपयोगी हो सकता है। चलिए, द्वारका की बावली जो द्वारका सेक्टर 12 में लोहार हेडी नामक गांव में है और इस उपनगरी में यह गुम हो गया है। 16वीं शताब्दी में लोदी वंश के सुल्तानों द्वारा गांव के निवासियों के लिए बावली खुदवाई थी। ये भी लोदी वंश के शासकों ने किया था, जिसे लोहार हेडी बावली के नाम से जाना जाता है। यह बावली 3 मंजिला बनी हुई है। हाल ही में इसका संरक्षण दिल्ली सरकार ने इंटेक से करवाया है। पालम की बावली जो है दिल्ली में, या पालम गांव में एक सीढ़ीदार बावली हुआ करती थी। इसका अभिलेख मिला था, जिस पर पहली बार दिल्ली जो है का उल्लेख भी मिलता है। कहा जाता है दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा पालम में एक बावली बनवाई थी और यह अभिलेख 1272 ईस्वी में बताई गई। गयासुद्दीन बलबन का दिल्ली पर राज था, उसी समय यह बनवाया गया था। इसका मतलब है कि गयासुद्दीन बलबन भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से बावली बनवाने में सहयोग किए होंगे। बाड़ा हिंदू राव की बावली जो है उत्तरी दिल्ली में सिविल लाइंस क्षेत्र में हिंदू राव मार्ग पर बावली बनी हुई है। 14वीं शताब्दी में फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल में बनवाया गया। मैं बार-बार कह रहा हूँ, फ़िरोज़ शाह
तुगलक जो हैं आम लोगों की सुविधा के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें यह तो आप देख रहे हैं 3-4 अभी आपने देखा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में बावली के संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने करवाया है। इतिहासकार बताते हैं कि यह जो है इस बावली का प्रयोग 1857 में ब्रिटिश सेना के जवान पानी पीने के लिए किया करते थे। यह एक बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान रखना चाहिए। बाड़ा हिंदू राव की बावली दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मैं आपको आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम गुजरात दिल्ली से गुजरात की ओर दिल्ली वाली जो मैंने आपको दिखाया है पुस्तक, वह जो है नीली दिल्ली, प्यासी दिल्ली। तो यह जो है उसके बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब आते हैं हम गुजरात में आते हैं। गुजरात में आप जान ही रहे हैं पानी की वैसे ही किल्लत है। तो यह एक बहुत ही बढ़िया आपको देखने के एक अलग आकर्षक रूप में बनाया गया है। अडालज की बावड़ी गुजरात में है। जो गांधीनगर गुजरात में है। यह एक सीढ़ीनुमा बावड़ी है जो गुजरात के जिसको अडालज नामक गांव के हैं, और इसमें बड़े भवन के रूप में दिख रहे हैं। बहुत बड़ा आपका भवन इसमें दिखाई पड़ रहा होगा। बहुत बड़े भवन के रूप में यह जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। यह जो है अडालज गांव जो है गांधीनगर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गांधीनगर से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर है। अहमदाबाद से इसकी दूरी 18 किलोमीटर है। अहमदाबाद में भी पानी की बड़ी दिक्कत है, और यह प्राचीन कालों में दाई देश माना जाता था। और यह जो है पहली मंजिल पर लगे संगमरमर के पत्थर पर संस्कृत में लिखे आलेख से मालूम होता है कि 1419 में रानी रुद्राबाई ने अपने पति की याद में बनवाया था। वह राजा था वीर सिंह। वीर सिंह की पत्नी थी रानी रुद्राबाई। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अडालज बावड़ी जो है रानी रुद्राबाई ने बनवाई थी। वीर सिंह राजा की पत्नी थी। यह अष्टभुजाकार है। आप देख रहे हैं 1 2 3 आप देख रहे हैं 4 4 तो इधर है, तो आप यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 है तो 3 इधर होंगे ही। तो 8 अष्टभुजाकार है बना हुआ है। वास्तु शास्त्र का यह बहुत ही बढ़िया है। 26 स्तंभों पर खड़ा है। सूरज की रोशनी सीधा दीवारों पर सिर्फ थोड़े समय के लिए पड़ती है, इसलिए बाहर से भीतर का तापमान में 6 डिग्री कम रहता है। यह कितना बढ़िया बनाया गया है। कितने आकर्षक हैं और कितना चिताकर्षक है, जो आपको देखने ही से लग रहा है कि राजा और की महल है, और लेकिन यह महल नहीं है, यह बावड़ी है। तो यह सभी उद्र वंश के लोग जो हैं उस समय कितने बड़े इंजीनियर थे और कितने बड़े कलाकार हैं। उन लोगों के संरक्षण नहीं मिलने के कारण वो लोग विभिन्न पेशा में गए, लेकिन आज भी उनको प्रेरित किया जाए, पुरस्कृत किया जाए, तो वो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में और भी आगे बढ़ेंगे। रानी के बाव पाटन, यह रानी के बाव पाटन जो है आप जान ही रहे हैं, यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत ही प्रसिद्ध आपको रानी का बाव पाटन गुजरात में जो अवस्थित है, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं इसलिए प्रसिद्धि की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे यह रानी का बाव पाटन में स्थित है गुजरात में। यूनेस्को विश्व धरोहर में अवस्थित है, और इसकी कलाकृति आप देखेंगे तो देखते अचंभित रह जाएंगे। और यह 2018 में इसके चित्र को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा
रुपए के नोट पर चित्रित किया गया है और यह 2014 में 22 जून को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में यह शामिल किया गया है। यह पाटन को आप जान ही रहे हैं कि अनहिलपुर नाम पहले था और यह जो है गुजरात की पूर्व राजधानी थी। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम की प्रेमिल स्मृति में भीमदेव प्रथम जो थे बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे और भीमदेव द्वितीय जो हैं सो मोहम्मद गोरी को भी हराए थे। यह तो आप जाने हैं उनकी माता जी मिल करके वह जो है आपको हराए थे। तो आपको याद होगा यह भीमदेव प्रथम के हैं, वह भीमदेव द्वितीय वाले नहीं हैं। यह प्रेमिल स्मृति उनकी पत्नी रानी उदयामती ने बनवाया है। यह जो है रानी उदयामती जूनागढ़ के चूड़ासमा शासक राखिंगार खंगार भी कहा जाता की पुत्री थी और सोलंकी राजवंश के संस्थापक मूलराज थे। यह तो आप सब लोग जानते ही हैं। इस सीढ़ी युक्त बावड़ी में कभी सरस्वती नदी के जल के कारण गाद भर गया था, ठीक है ना। यह 64 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा है, 27 मीटर गहरा है। भारत में अपनी तरह का अनूठा है और आप समझ सकते हैं इसका महत्वपूर्ण दो है। रिजर्व बैंक के द्वारा 100 रुपया नोट पर चित्रित है इसका चित्र और दूसरे में है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है रानी की वाव और यह जो है उदयामती ने किया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। भीमदेव प्रथम जो है सोलंकी वंश का इतिहास आप लोगों को पढ़ना है और भीमदेव द्वितीय तो आपको बता ही हैं। यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं आपको रानी के बाव का एक अलग चित्र और उसके बारे में और भी चित्र मैं आपको और उनके बारे में कुछ और भी बातें आपको बता रहा हूँ। यह देखिए कितना बढ़िया है यह रानी का बाव, यह देखते ही बनता है। आप इसको हम ये कहते हैं कई पर्यावरणविद और कई इंजीनियर गए हैं, इसको देखते ही रह जाते हैं और आपको कहेगा ठहर जा मुझे देख जा और ये भी कहेंगे कि मुड़ मुड़ करके देख। मीन्स आपको पीछे मुड़ मुड़ करके बार बार प्रेरित करेंगे कि देखो भैया हमारी क्या संरचना है। और इस संरचना के बनाने वाले जो लोग थे, इसमें एक एक ईंट को जोड़ने वाले जो लोग थे वह उद्रवंश के थे। मैं बार बार यह कह रहा हूँ कि इसमें आपको बाव की दीवारों स्तंभों पर अधिकांश नक्काशियाँ राम वामन महिषासुरमर्दिनी कल्कि जैसे अवतारों को विभिन्न रूपों में भगवान विष्णु को समर्पित है। या आपको रानी के बाव को विश्व विरासत की नई सूची में शामिल किए जाने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है। 11वीं सदी में निर्मित इस बाव को यूनेस्को विश्व विरासत समिति ने भारत में स्थित बावड़ी या बाव स्टेप वेल की रानी का भी खिताब दिया है। इसे जल प्रबंधन प्रणाली में भूजल संसाधनों को उपयोग के तकनीक का बेहतर उदाहरण माना है। 11वीं सदी का भारतीय भूमिगत वास्तु संरचना के अनूठे प्रकार का सबसे विकसित और व्यापक उदाहरण है। यह जो भारत में बाव निर्माण के विकास की गाथा दर्शाता है और विकास के जो प्रणेता या जिसको अपने कंधों पर ईंट ढो करके लाने वाले वह लोग हैं, आपको उद्रवंश के लोग हैं। उद्र लोग इसमें अपना तन मन प्राण फूंक दिए तब जा कर के यह आज भी चमकता है, आज भी दमकता है। 7 मंजिला यह बाव मारू गुर्जर शैली में है। मारू का मतलब होता है मरुस्थल, मरुस्थल गुर्जर गुर्जर शैली जो बहुत ही अच्छी शैली है। आपको स्तंभाकार शैली होती है और यह बहुत ही प्रमुख शैली है। 7 मंजिल है, यह बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको बतलाया है 7 शताब्दी तक, करीब 7 शताब्दी तक सरस्वती नदी के लापता होने के बाद गाद से दब गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वे ने वापस खोजा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने
सायार्क और स्कॉटिश टेन के सहायता से बाब को दस्तावेज़ को डिजिटाइजेशन भी किया गया, डिजिटल इसको किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह रानी के बाव में अब आ रहा है रानी जी की बावड़ी। यह दूसरा है, रानी जी की बावड़ी जो हैं यह अलग है, या जो है आपको राजस्थान में है। या आपको एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में इनको गिना जाता है। या रानी जी की बावड़ी जो है आपको मैं बता रहा हूँ बूंदी में है, राजस्थान में है। यह कितना सुंदर बनाया गया है, कितनी कलाकृतियों से यह परिपूर्ण है। इसका निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने करवाया था। और प्रवेश के लिए 3 द्वार हैं, आप देख रहे हैं। 1 द्वार, 2 द्वार और 3 द्वार हैं, ठीक है ना। और यह जो है आपका मेहराबों और जल देवताओं का अंकन भी किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसका जिम्मेदारी इनको सौंपा गया है। आधा यहाँ श्री कृष्ण के वज्र में आज भी आधा दर्जन की बड़ी बावड़ियाँ है। यह बूंदी की है। रानी जी की बावड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको चांद बावली आभानेरी गांव राजस्थान की बात कर रहा हूँ। यह भी एक अलग तरह की है। मीन्स आपको हर एक बावली में हर एक तरह की कलाकृति और अलग तरह की विशेषताएं आप देखेंगे। यह चांद बावड़ी कितनी सुंदर है, आप देख सकते हैं। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 21 पर यह स्थित दौसा जिले में अवस्थित है। जो आपको यह आभानेरी गांव है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता रहा हूँ पुरातत्व विभाग का प्राप्त अवशेषों से ज्ञान जानकारी के अनुसार आभानेरी गांव 3000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस गांव में चांद बावड़ी स्थित है। 9वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज, आप मिहिर भोज का नाम खूब सुने होंगे इतिहासों में। मिहिर भोज बहुत अच्छे राजा थे। उन्होंने बनवाया था, जिन्हें चांद के नाम से जाना जाता था, उन्होंने ही करवाया था। यह दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी इनको कहा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। इसके सीढ़ियों से, पक्की सीढ़ियों से बनी है इसकी सीढ़ियाँ, जिससे पानी का स्तर चाहे कितना ही हो आसानी से भरा जा सकता है। आप देखिए इसकी सीढ़ियाँ जो हैं चारों तरफ से अलग अलग तरीके से आराम से आ सकते हैं। हजारों आदमी आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, माने आपको जिधर से आप चाहें उतर करके आप पानी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पानी कितना सुंदर है। कई रास्तों से आप आ सकते हैं। यह जो है बावड़ी बहुत ही उत्कृष्ट नहीं सर्वोत्कृष्ट है। दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी के रूप में जाना जाता है। मिहिर भोज ने बनवाया था, जिन्हें चांद के नाम से जाना जाता है। इसलिए चांद बावली आभानेरी गांव राजस्थान। चांद बावली का मैं आपको एक दूसरा चित्र और उसके बारे में कुछ और भी बातें मैं बता देना चाह रहा हूँ। देखिए पानी की आपको कई तरह से, देखिए सीढ़ी अलग अलग तरीके से आप उतर सकते हैं। कितने भी लोग होंगे, सीढ़ियाँ इतनी हैं कि किसी भी तरीके से आप उतर सकते हैं। कोई भीड़ भाड़ नहीं हो सकता है और आराम से कहीं से भी पानी ले सकते हैं। यह 13 मंजिला है, 100 फीट से ज़्यादा गहरी है, 3500 सीढ़ियाँ अनुमानित है। और इसके ठीक सामने प्रसिद्ध हर्षद माता का मंदिर है। चांदनी रात में एकदम दूधिया सफ़ेद रंग की तरह दिखाई देने वाला यह बावड़ी अंधेरे उजाले की बावड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यह जो है अंधेरे में भी उजाला दिखाई पड़ेंगे। और इस तरह से बनाया गया है कि रात-बिरात भी आप आ करके इसे पानी निकाल सकते हैं।
इस तरह का इसमें व्यवस्था किया गया है। 13 सोपान है, 1300 सीढ़ियाँ हैं और इसमें आपको सबसे निचली मंजिल पर बने 2 ताकों पर महिषासुरमर्दिनी एवं गणेश जी की सुंदर मूर्तियाँ इसे और विशेष और ख़ास बनाती है। मैं आपको आ रहा हूँ भंडारेज दौसा की बावली। ये भी आप बावली जो है एकदम अलग तरह का आपको दिखाई पड़ रहा है। यह नीचे आपको बावली है। या जो है चांद बावड़ी के ही समय में बनी दूसरी बावड़ी है जो जयपुर भरतपुर राजमार्ग ग्राम भंडारेज में स्थित है। ठीक है ना? उसके ही पास में है। यह चांद बावड़ी के ही समय बनी है। चांद बावड़ी, आलूदा की बावड़ी और भंडारेज दौसा राजस्थान की बावड़ी तीनों को एक ही रात में बनाया गया और ये तीनों सुरंग से एक दूसरे से जुड़ी है। ठीक है ना? और यह जो मैं आपको बता रहा हूँ तीनों बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि भूतों के द्वारा बनाया गया है, एक दिन में बनाया गया है। अब यह क्या बात है जिन के द्वारा बनाया गया है, एक रात में तीनों बावली बने हैं। तो या तो कभी या तो निश्चित नहीं है कि भूतों के लेकिन कहने लोग ऐसा कल्पना करते हैं कि एक रात में लेकिन एक रात में तन मन प्राण से आत्मोत्सर्ग करने वाले जो यह थे ओद्र वंश के लोग पूरे समूह में आकर के तीनों को एक बार में कर दिया, तीनों को एक दूसरे से जोड़ दिए कि एक जगह अगर पानी की कमी होगी तो दूसरे जगह से लेकर के यह काम होगा। और यह आप देख कलाकृतियाँ भी बहुत ही अच्छी है, एक अलग तरह की आपको दिखती है। इसके अलावे मैं आपको यह टोंक ज़िले में टोड राय सिंह की रानी जी की बावड़ी, हांडी रानी की बावड़ी राजस्थान में भी बावड़ियाँ हैं। जच्चा की बावड़ी हिंडौन सिटी राजस्थान की बात कर रहा हूँ। यह जो है एक अलग तरह की यह चीज़ें हैं, यह भी आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी इसमें व्यवस्था है पानी का और कलाकृतियाँ अलग तरह की है। यह जच्चा की बावड़ी जो है भारत के राजस्थान राज्य में स्थित हिंडौन सिटी के प्रहलाद कुंड के पास यह अवस्थित है। प्रहलाद कुंड के पास है हिंडौन सिटी में। या जो है करसौली और खरैटा रोड पर प्रहलाद कुंड के समीप स्थित है। जनश्रुति के अनुसार 14वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण लक्खी बंजारे ने कराया था। इससे जुड़ी रोचक घटना तो यह है कि जब खुदाई में जल नहीं निकला तो किसी साधु ने कहा कि यदि कोई गर्भवती स्त्री इसके अंदर बच्चे को जन्म दे दे तो इससे जल निकल सकता है। लोग कहते हैं कि जब एक बार इसका जल सूख गया तो इसकी सफाई की गई तो इसके अंदर बावड़ी के बीचों बीच एक पत्थर के तख्त पर बच्चे को आंचल में पिलाती हुई लेटी महिला का प्रस्तर प्रतिमा देखी गई। इसी के नाम से जच्चा की बावड़ी के नाम से जाना गया। या लक्खी बंजारे जो हैं या बंजारे जो थे किसी राजा के द्वारा नहीं बल्कि यह सभी के सभी उद्र समुदाय के लोग थे और यह जो है आपको इन लोगों ने अपने तरह से अपने तन-मन और धन और अपने प्राण से यह बनाए थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो है 200 फीट चौड़ी, 200 फीट लंबी वर्गाकार बावड़ी में पानी तक पहुँचने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई गई है वह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही कर्षक है और यह जो है पानी का स्तर चाहे जितना भी आसानी से भरा जा सकता है। किसी भी दिशाओं से कितने भी लोग होंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, सब जगह पानी ही पानी है। कितना महत्वपूर्ण है और इस 100 फीट से ज़्यादा गहरी है। इसमें कहा जाता है कि 5000 सीढ़ियाँ अनुमानित है। या सीढ़ियों को और गिनेंगे तो यह 5000 की संख्या है सीढ़ियाँ का। तो कितना महत्वपूर्ण है, कितनी कलात्मक है, आज भी यह प्रदीप्त
शक्ति देती है। आज भी यह आपको लगता है जीवंत है, लगता है कि आज ही बना है। मैं आपको जच्चा की बावड़ी के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ ख़ासियत ऐसी है कि जो कपड़ा को आप धो सकते हैं बिना साबुन के प्रयोग के। बावड़ी के चारों कोनों पर 4 चबूतरे हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना? और इसमें श्री नरसिंह जी की मंदिर, एक प्राचीन मंदिर है, आपको आपको दिखाई पड़ रही है, प्राचीन मंदिर है। और ये वो मंदिर है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, जहाँ भगवान ने, राजा नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के बाद प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया था। जहाँ पास में नरसिंह जी की एक अन्य गुफा मंदिर है, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, जहाँ भगवान ने राजा असुर हिरण्यकश्यप को नरसंहार किया था। हिंडौन का ऐतिहासिक पौराणिक प्रहलाद कुंड या बावड़ी के सामने बाईं ओर स्थित है, जो कि साक्ष्य है कि हिंडौन भक्त प्रहलाद का गांव था और उसके पिता असुर राजा हिरण्यकश्यप की कर्म भूमि रही है। हिंडौन को हिरण्याकुश की खैर से संबोधित किया जाता है। हिरण्यकश्यप की राजधानी यह हिंडौन थी, यह वर्णित है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको ऐसा यह पानी है कि बिना सर्फ़ साबुन के आप धो सकते हैं, आपका कपड़ा साफ़ हो जाएगा, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मैं आपको बतला रहा हूँ, या लखनऊ के शाही इमाम बावड़ी, बारा इमाम बारा उत्तर प्रदेश में है। यह जो है उत्तर प्रदेश का यह महत्वपूर्ण है। यह 5 मंजिल है, आप देख सकते हैं, यह 5 मंजिल है, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में है। और यह शाही इमाम नाम से प्रसिद्ध इस बावड़ी में 3 मंजिलें आज भी पानी के नीचे है। 3 मंजिल जो है पानी के नीचे है। 18वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण नवाब आसिफउद्दौला ने कराया था। इसका स्रोत गोमती नदी से इसका जुड़ाव है। आप इसे समझ सकते हैं कि कितना मेहनत करके गोमती नदी से इसको जोड़ा गया होगा। तो आज आपको मैं इस सारी चीज़ों के बारे में बताया हूँ। जय हिंद, जय भारत।